हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरिक एरिक्सन इन्हें जर्मनी और अमेरिका का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जब अब जर्मनी अमेरिका का क्यों कहा जाता, कि जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लास्ट में मृत्यु के टाइम इनने अमेरिका में नागरिकता ले ली थी, इसलिए इनको अमेरिका का भी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसके बाद अपन आते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। एरिक एरिक्सन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में 1902 में हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु के संबंध में दो तरह की बातें आती हैं, एक 1997 बताया जाता, एक 1994 बताया जाता, लेकिन दोनों पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, कोई एक डेट आएगी, अगर डेट आएगी तो। इसके बाद आता है इनका सिद्धांत। तो सबसे पहले इनने एरिक एरिक्सन का सिद्धांत कब दिया था, ये प्रश्न बचेगा। डेट रहेंगी आपको 1956 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इनने कार्य दोबारा स्टार्ट कब किया? जब इनके बात विरोध के रूप में स्पष्ट हुई, तो इनने दोबारा कार्य कब स्टार्ट किया? तो 1963 में दोबारा इनने कार्य स्टार्ट किया। उसके बाद कार्य स्टार्ट करने के बाद अंतिम रूप से इनका फाइनली संशोधन होकर के कब आया? तो 1968 में इनका फाइनली संशोधन होकर के सिद्धांत आ चुका सामने आपके। इसके बाद इनके उपनाम है कौन सा? अहम मनोविज्ञान या ईगो। जो ईगो दिया था जीन पियाजे ने, उसी को इन्हें अहम मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब इनकी सहयोगी कौन थी? एना फ्राइड। सिगमंड फ्राइड हैं जो ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, उनकी बच्ची थी एना फ्राइड, ये उनकी सहयोगी थी और सिगमंड फ्राइड के ये विरोधी हो गए थे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो पर काम किया, काम वासना पर काम किया, काम सूत्र पर काम किया हमने, इसलिए ये इस पर मतलब इनने जो कार्य किया पूरी अवस्थाओं के सिद्धांत पर किया, इसलिए इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इनने शुरुआत की अवस्था से लेकर के अंतिम की अवस्था तक बराबर गई है। इसके बाद आता है अपना एरिक एरिक्सन की अब देखिए नॉर्मल प्रश्न कहाँ से आता है? एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। कई बार पेपर में यही आ जाता है 2, 4, 6, 8। अभी रीट में भी पूछा गया है और लास्ट प्रीवियस 20 साल के प्रश्न आप देख लीजिए। नॉर्मल प्रश्न आता तो इतने से आप करके होकर के निकल जाता है, जब प्रश्न का लेवल टाइट नहीं रहता, नॉर्मल रहता, यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद आता है प्रश्नों की ओर कि एरिक एरिक्सन ने बालक के व्यक्तित्व पर कितने कार्य किए, मतलब बालक के व्यक्तित्व पर कितने कार्य किए, किस पर ज्यादा बल दिया, इस टाइप का प्रश्न आता है कि बालक के कितने कार्य दिए, उस पर कितना बल दिया। तो इसमें सांस्कृतिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति और सामाजिक स्थिति, तो सबसे ज्यादा बल एरिक एरिक्सन ने सामाजिक स्थिति पर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं एरिक एरिक्सन की मतलब इनको ये एमपी टेट में कई बार पूछा गया है। एरिक एरिक्सन को और क्या कहा जाता है? तो नव फ्राइडियनवादी एरिक एरिक्सन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आती है इनकी पुस्तकें। कई बार डायरेक्ट पुस्तकों से पेपर बन जाता है। तो पहली पुस्तक है चाइल्डहुड ऑन सोसाइटी, दूसरी पुस्तक का नाम है द लाइफ साइकिल कंप्लीट, तीसरी पुस्तक का नाम है द एरिक एरिक्सन रीडर, चौथी पुस्तक का नाम है द ट्रॉय एंड रीजन। ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सारी कहानी हो जाती। अब एरिक एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में प्रश्नों की भूमिका कैसी रहती, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूँ, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए प्रश्न कहाँ से बनते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो पढ़ लेंगे, जब आपको प्रश्न नहीं पता होंगे तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, पहली नंबर की अवस्था है। इसका एज रहता है 0 से 2, लेकिन कई लोग 0 से 18 माह भी मानते हैं, कई लोग, लेकिन आपको टिक इस पर करना है 0 से 2 वर्ष में। अब इसमें और क्या आता है? इसको बोला जाता है टेस्ट बनाम अनटेस्ट, इंग्लिश में ये कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। इसके बाद आता है इसकी अवस्था। प्रश्नों की भूमिका यह रहेगी कि शैशवावस्था की अवस्था को एरिक एरिक्सन ने किस अवस्था में बांटा है। तो अगर हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता था टेस्ट बनाम अनटेस्ट, तो आपको वहां भी क्लिक करना है। इसके बाद कार्य इसका क्या रहता है? अब आपको पता होनी चाहिए टेस्ट बनाम अनटेस्ट में कार्य स्तनपान क्यों रहता है। अब इसमें स्तनपान का मतलब रहता है, कई लोग आपने देखा होगा बच्चों की माँ किसी कारणवश की डेथ हो जाती है, तो अब उसकी देखभाल कौन करे? तो इसका ये सिर्फ विश्वास बनाम अविश्वास। अब जिसकी किसी गलतीवश माँ खत्म हो गई, अब माँ खत्म हो गई, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, अब वो दिन भर से बेचारा रो रहा है,
जब रो रहा है तो उसको बच्चे के प्रति क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा। उसको ये लगेगा कि मेरा देखने वाला कोई नहीं है। और जिस बच्चे की माँ है टाइम टाइम पर उसको भोजन प्राप्त किया जाता है, उसको विश्वास होगा। इसलिए इस अवस्था का नाम विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसका गुण क्या रहता है, अब देखिए, जिसको खाना मिल गया उसको आशा जागी, उम्मीद जागी, भरोसा हो गया। जिसको नहीं भी मिला उम्मीद तो उसको भी है कि कोई ना कोई आएगा। तो प्रश्नों की सीरीज में यही आएगा, आशा जो एरिक एरिक्सन की सिद्धांत में कहाँ से होकर के जाएगी, या उम्मीद कहाँ से होकर जाएगी, भरोसा कहाँ से होकर जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लगाना विश्वास बनाम अविश्वास। अब इसके बाद अपन आते हैं स्वायत्तता बनाम लज्जा, शक या शर्म। इस अवस्था में ही आपके एमपीटेट में लगातार कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इसमें ये पूछा जाता कि बच्चा टॉयलेट वाली एज कंप्लीट कब कर लेता है, या शौचालय प्रशिक्षित की एज कब पूरी कर लेता है, तो ये पूछा जाता। तो अब इसमें आता है इसकी उम्र रहती है 2 से 3 वर्ष, कई जगह 2 से 5 भी माना जाता है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। 2 से 3 की ज़्यादा प्राथमिकता पाई गई है। इसको कहा जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, इंग्लिश में ये कहा जाता है। इसके बाद इस अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब देखिए प्रश्न आएंगे, जब आप एक साथ याद कर लेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको कहा जाता है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो दिक्कत होती है। इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। इसका कार्य क्या रहता है, टॉयलेट की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। और मेन इसका रहता, बच्चा इसमें पूरे अपने कार्य खुद करने की कोशिश करता है, जैसे खुद के बटन लगाना, खुद की सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, और मलमूत्र का त्याग करने की पूरी ट्रेनिंग ले लेता है। इसके बाद तो गुण इसका आता है संकल्प, इच्छा शक्ति, अभिलाषा। अब आपको पता होनी चाहिए संकल्प, इच्छा शक्ति, अभिलाषा क्या है। बच्चे को आप बोलेंगे तुम ये कर सकते हो, तो मतलब बच्चा कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने बोल दिया तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या शक होगा कि मुझ में कहीं ना कहीं कमी है, उसको शर्म आएगी, डरपोक प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो दूसरी अवस्था क्या है, स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन 2 अवस्थाएं पढ़ चुके थे, इसके बाद आती तीसरी अवस्था, पहल बनाम अपराध की अवस्था, या इसी को बोला जाता है इनिशिएटिव एंड गिल्ट, मतलब अपराध नामक प्रवृत्ति हो जाती है इसमें। और इसकी मतलब और भी अलग अलग नाम से पूछा जाता है, तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। उपक्रम बनाम दोस्ता भी इसको बोला जाता है, इसी अवस्था को। आत्मन बनाम अपराध की अवस्था भी इसको बोला जाता है। उसके बाद वातावरण की खोज, नवीनता, अन्वेषण इसमें आता है। अब आपको समझ में आएगा वातावरण की खोज क्या कहलाती है। तो आपने देखा होगा जब इसकी एज रहती 5 से 6 वर्ष, 0 से 3 अपन पढ़ चुके थे, 3 से 6 वर्ष इसकी एज रहती, तो अपन 6 लिखा है, ठीक है। 5 से 6 वर्ष कई वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक 3 से 6 वर्ष मानते हैं। तो आपको क्लिक करना है 3 से 6 वर्ष में। अब इसमें क्या रहता है, आपने देखा होगा इसे कि जो जब नॉर्मल बच्चे 3 से 6 की उम्र में रहते हैं, कार्य को नई खोज प्रवृत्ति के साथ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल स्लीपर को काट करके वो एक टायर नामक पहिया बना लेते हैं और उस पहिए को चलाते हैं। अगर आप बच्चे को आत्मबल देंगे कि आपने अच्छा कार्य किया, तो उसको अच्छा लगेगा। और अगर आपने बोल दिया कि आपने बहुत गलत किया, मेरी 100 रुपए की स्लीपर को तोड़ दिया, तो उसको लगेगा मैंने कैसा अपराध कर दिया। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसका कार्य क्या रहेगा, कार्य खेल रहेगा, मतलब हमेशा वो खेलने की प्रवृत्ति वाला रहेगा इसमें। इसके बाद गुण इसका उद्देश्य प्रवृत्ति का होगा। उद्देश्य प्रवृत्ति मतलब कोई भी चीज जानने की इच्छा उद्देश्य प्रवृत्ति का रहेगा, हर कार्य को उत्सुकता के प्रति करने की कोशिश करेगा। इस एज में आप बच्चों को बोलेंगे आप ये कार्य स्टार्ट करो, आपसे पहले वो उत्सुक तरीके से स्टार्ट कर देगा, आपको टाइम लगेगा। इसके बाद इसी अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। प्रश्नों की भूमिका ये बनेगी, खेल की अवस्था किसको कहा जाता है, तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की पहल बनाम अपराध की अवस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद आता है परिश्रम बनाम हीनता, या इंडस्ट्री बनाम इनफॉर्मल, उद्यम बनाम हीनता, मतलब उद्यम बनाम हीनता भी बोला जाता है इसको। अत्यवसाय बनाम हीनता भी कहा जाता है। इसकी एज रहती 6 से 12 वर्ष। अब इसको विद्यालय कार्य की आयु भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे को शिक्षक मिल जाता है, इसी उम्र में बच्चे को शिक्षक मिलता है। तो अब जब बच्चे को शिक्षक मिलता है तो यहाँ उसके सामने आते हैं पेपर। जब उसके सामने पेपर आते हैं तो उसके सामने आती प्रतियोगिता की भावना। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा आपके सामने कि प्रतियोगिता की भावना
मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में आएगी। तो आपको परिश्रम बनाम हीनता याद रखना। कई बार आपको इनका क्रम भी याद रखना है। इनका क्रम भी कई बार पूछ दिया जाता कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के क्रम लिखिए, तो आपको क्रम भी याद आना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका कार्य रहता विद्यालय कार्य, यानी बच्चा विद्यालय जाने लगा। इसके गुण रहते हैं प्रतियोगिता, सामर्थ्य, इसके गुण रहते। इसके बाद आते हैं अपन 5वें नंबर में पहचान बनाम भूमिका या द्वंद्व की अवस्था। अब इसमें क्या रहता है, जैसा कि इसकी एज से ही आपको पता चलता है कि इसकी एज में बच्चा 12 से 18 साल या 12 से 20 साल की एज तक हो जाता है, लेकिन आपको 12 से 18 लगा ना। इसमें बच्चे स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। सजने संवरने की एज, किशोर अवस्था की एज कहा जाता है, दंड की अवस्था भी कहा जाता है, मतलब उद्यम करने वाली अवस्था भी इसी को कहा जाता है। इसमें क्या रहता है, इसी को किशोर अवस्था। इसमें इनका कार्य क्या रहेगा, समाज में हमारी एक अलग से पहचान हो, हम अपने नाम से जाने जाए। इस टाइप की अवस्था में सामाजिक स्व पहचान, मतलब खुद के बारे की पहचान होगी। इसका गुण क्या रहेगा, नेतृत्वकर्ता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का। इसके बाद आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब इसमें आता है इसकी एज रहती है 19 से 35 साल। आपने देखा होगा इस एज में भी इसकी नौकरी वगैरह होनी होती है, शादी वगैरह होनी होती है, सारी चीज़ यहाँ फिक्स हो जाती है। अब जिसकी शादी वगैरह हो गई, आत्मसम्मान मिल गए, मतलब आत्मविचार दोनों के अंतःक्रिया के माध्यम से मिल गए, तो उनमें घनिष्ठता हो गई, तो उसको इस प्रकृति का प्रति प्रेम की भावना आ गई। जिसके नहीं मिल पाते हैं तो वो अकेलापन महसूस करता है, उसको अकेला ही अच्छा लगता है। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था इसको कहा जाता है। इसके कार्य क्या रहते हैं, अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरों के प्रति प्रेम भाव, स्नेह देना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको घनिष्ठता या अंतःक्रिया की भावना कहेंगे। इसके बाद आती है 7वीं अवस्था उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। इसको कहा जाता है 33 साल से 65 साल के बीच की अवस्था, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी मिलते हैं, 33 से 55 भी मिलता है, तो इसको ये बोलते हैं। अब आपकी जो भी नौकरी वगैरह होती है यहाँ पर लग जाती है। अब आप अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, ये आप समाज में उठने बैठने का नियम बना लेते, हमें अपने समाज में क्या कार्य करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर पूरी आपकी समाज की बात होगी, वो कार्य समाज के बारे में होगा। अब आपका गुण क्या रहेगा, देखभाल करना, क्योंकि 35 से 55 की एज में कई लोगों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए शादी वगैरह के संबंध के लिए देखभाल करने की व्यवस्था होती है। उसके बाद आती है ईमानदारी बनाम निराशा। अब इसके बाद 8वीं अवस्था रहती है, ये 65 से अनंत तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे शिक्षक वगैरह की आप तैयारी करें, आप शिक्षक बन जाएंगे, अदर लोग जैसे IAS IPS वगैरह बन जाते हैं, लास्ट में रिटायरमेंट हो जाता है। अब जब रिटायरमेंट हो जाता है, कोई कार्य नहीं बचता, तो आप अपनी पूरी जीवन के बारे में अपने पूरे प्रकाश डालते हैं, बुद्धिमत्ता करते हैं कि हमने पूरे जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। तो जैसे आप शिक्षक हैं, आपके पढ़ाए हुए 2-4 बच्चे भी अच्छी जगह पहुंच गए, तो आप कम से कम ईमानदारी से ये बोलेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में अच्छा कार्य किया है, ऊपर जाकर भी हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन पुलिस वालों की नौकरी, अदर लोगों की नौकरी रहती, वो नौकरी से ही रहता है। अब वो मजबूरी बस जानते भी रहते हैं कि ये अपराधी नहीं है, लेकिन उसको अपराधी माना जाता है और वो बाद में निराशा का भाव प्रकट होता है। जैसे कि उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या निराशा कहा जाता है 8वीं अवस्था को, ईमानदारी बनाम निराशा। यहीं से उसके मन में निराशा आती कि मैंने कार्य तो पैसा तो खूब कमाया, लेकिन हमेशा दूसरों के साथ गलत किया। तो यही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत समाप्त होता है।